6 बजे हमारा कार्यक्रम होता है सप्ताह का व्यक्तित्व। इसमें हम किसी ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय कराते हैं जिसका जीवन मूल्य बहुजन के हितों के लिए, बहुजन के अधिकारों की रक्षा के लिए सतत संघर्ष में बीतता है या बीतता रह रहा है और लगातार अनवरत उसका आंदोलन जारी है। ऐसे में हमारे साथ आज है चौधरी मुजाहिर राणा। चौधरी मुजाहिर राणा साहब का पूरा जीवन समाजवादी आंदोलन से जुड़ा रहा है। आप जनता दल में रहे, आप बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, जनता दल में रहे, जहां कहीं भी रहे समाजवादी मूल्यों के लिए, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए और आम आदमी के अधिकारों के लिए सतत संघर्ष करते रहे और उनको लामबंद करते रहे। आप ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और तमाम जन आंदोलनों में कश्मीर से लेकर के अभी हरियाणा, कश्मीर, हर जगह आप घूमते रहते हैं और समाजवादी दर्शन, समाजवादी आंदोलन के इर्द गिर्द लोगों को लामबंद करने में आपका जीवन बीत रहा है। आपका अदालत में पूछ लिया साहब मेरे खिलाफ चार्ज क्या है, मुझे जो जेल में बंद किया हुआ है मुझे ये बताया जाए कि मेरे खिलाफ चार्ज क्या है। तो साहब वो चार्ज जो उसने बताया कि साहब आपके खिलाफ चार्ज है कि आप नरोरा पावर हाउस पर बम लगाने की कोशिश कर रहे थे, उसको उड़ाने की कोशिश करते आप नरोरा पावर हाउस को। हमने कहा भाई फिर तो हम बड़े आदमी हैं, अब हम छोटे आदमी नहीं रहे क्या हम किसी की जेब कतरी में या किसी की साहब लूट में या रिक्शा वाले के चाटा मारने के बाद जेल के अंदर आए। तो मेरे साथ एक बूढ़ा था मुस्लिम लीग का, उसकी उम्र होगी लगभग उस वक्त 60-62 साल के करीब। वो मुझसे कहने का बेटा मेरा भी जरा चार्ज आप देख लेना क्या है, मुझे भी बताओ क्या करना है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब जरा इनका भी बता दें। तो उनका मैं बता रहा हूँ उनके ऊपर था उनके 62 साल 63 साल की उम्र के साहब ये खंबे पर पोल पर चढ़ करके तार काटने की कोशिश कर रहे थे। 62 आपकी बातों से और ये धारणा समाजवादियों के बारे में कि जब वो सत्ता में आते हैं तो आपस में ही टूट फूट करके सत्ता से बाहर जाने का अपना जुगाड़ करते हैं और जब सत्ता के बाहर रहते हैं तब वो आंदोलन करते हैं और उसकी पृष्ठभूमि को आपने बहुत अच्छी तरह समझाया है। तो ये जो आपके समाजवादी आंदोलन का और जो आपका उसके आगे आपकी यात्रा कैसे रही ये सांगठनिक? माननीय तिवारी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आदर और सम्मान के योग्य माननीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी, टूटो या सुधरो। तो सुधरने की भाषा तो या वो शब्द तो हमारे कानों में नहीं पड़े जितने हम समाजवादी, छोटे से लेकर के और बड़े तक के माननीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा सुधरो। तो वो सुधरो का तो हमें ना तो डेफिनेशन का पता है कि कैसे सुधरे, ना हमें ये पता है कि हम किस तरीके से कौन सा रास्ता है सुधरने का। हमने तो एक क्लू पकड़ लिया टूटने का। जब हम पैदल होते हैं तब हम बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं, नेता भी होते हैं, पॉलिसी मेकर भी होते हैं, हम देश के शुभ चिंतक भी होते हैं, देश के लिए काम भी करना चाहते हैं, सारी चीजें करना चाहते हैं। लेकिन इत्तेफाकी और बदकिस्मती है कि जब हम सत्ता में आ जाते हैं, सत्ता में आने के बाद हम कोई वर्कर नहीं रहता, कार्यकर्ता नहीं रहता। इसीलिए मेरे जैसा आदमी व्यक्ति जो है पिछड़ करके रह जाता है। हम जो है टूटने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, जोड़ने पर कम विश्वास रखते हैं। एक बात तो है। दूसरी बात यह है मुजाहिर साहब, जी जनाब। मुजाहिर साहब, मैं माफी चाह के निकलना चाहता हूं, लेकिन मैं इस पे थोड़ी सी टिप्पणी करके जाना चाहता हूं। जिस समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं उसने 3 बार सरकारें बनाई, 3 बार नेताजी मुख्यमंत्री बने और एक बार अखिलेश जी बने, और समाजवादी पार्टी के अंदर कभी पार्टी के स्तर की टूट नहीं हुई है। तो ये पुराने जमाने की कहावत है या पुराना अनुभव हो सकता है, लेकिन 92 के बाद में है ना, इस पार्टी के अंदर जो है कोई ऐसी बड़ी टूट नहीं हुई है जिसका उल्लेख किया जाए। तो हम लोग जो है सेल्फ क्रिटिसिज्म के अंदर जो है वो इतने ज्यादा डूबे रहते हैं कि हम ही कह रहे हैं अरे भाई सुधरते भी जा रहे हैं। सुधरे अगर नहीं होते तो 3-3 कार्यकाल नेताजी ने पूरे नहीं किए होते, अखिलेश जी ने पूरे नहीं किए होते। बस मैं केवल एक फैक्ट मैंने रख दिया, आप आगे कंटिन्यू करिए अपनी बात प्लीज। अभी 89 तक मैं पहुंचा नहीं हूं,
89 के बाद से समाजवादी और उससे पहले की समाजवादी पे हूँ मैं अभी, 89 वाली पे मैं अभी जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल 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 है। समाजवादी आंदोलन तो पूरे देश के पैमाने पर, राष्ट्रीय पैमाने पर है। आपकी चिंता शायद उस पर है कि देश के पैमाने पर इतना मजबूत आंदोलन रहने के बाद भी समाजवादी लोग एकजुट अगर एक साथ हुए होते तो शायद देश में राष्ट्रीय स्तर पर यह विकल्प दे पाए होते। हर प्रांतों में लोग अलग अलग तरीके से समाजवादी पार्टी को लेकर के, समाजवादी दर्शन को लेकर के आंदोलन चलाए, पार्टियां किए, पार्टी मजबूत भी रही। और आज की तारीख में भी देश के पैमाने पर समाजवादी आंदोलन, मतलब हम तो ये वामपंथी आंदोलन को भी अपना समाजवादी आंदोलन का ही अंग मानता हूँ कि वो लोग वैज्ञानिक समाजवादी हैं। वैज्ञानिक समाजवादी हुए, गांधीवादी समाजवादी हुए, राष्ट्रीय समाजवादी हुए, लोकतांत्रिक समाजवादी हुए। समाजवाद का परिभाषा करते करते इतना खंड दरखंड लोगों ने कर दिया कि समाजवादी एकजुटता की बात ही नहीं हो पा रही है। तो उस समय की तो जो भी स्थिति परिस्थिति रही अपना रही। लेकिन अगर हम मुलायम सिंह यादव की अगर हम चर्चा करें, अभी उनको 10 तारीख को उनकी पुण्यतिथि थी, मुलायम सिंह यादव की अगर हम चर्चा करें तो आज की तारीख में देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है या ऐसा नेता है जो समाजवादी शब्द को अपने साथ रख करके और उसका झंडा गाड़ करके और उसने एक समाजवादी पार्टी की स्थापना की। और समाजवादी पार्टी जब से वो बनाए हैं 89 में, तब से लेकर के लगातार चल रहे हैं। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के गठन में और उस आंदोलन को और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में उन्होंने सबकी मदद ली है, सबका सहयोग लिया है, वामपंथी पार्टियों का भी मदद लिया है, सहयोग लिया है। तो आज की तारीख में जब हम इंडिया गठबंधन के तहत, एक जमाना था कि कांग्रेस के विरोध में सारे लोगों को इकट्ठा किया गया और कांग्रेस को यहाँ बाहर किया गया, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर के, और उसी नारा का शायद आज की तारीख में स्थिति यह है कि ऐसे लोग सामने आ गए हैं, ऐसा भस्मासुर सामने आ गया है कि अब उससे लड़ने के लिए हम सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस को भी उसमें हम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव एक ऐसा आदमी निकला जो समाजवादी पार्टी की स्थापना किए और उसको मजबूती के लिए समाजवादी लोगों को इकट्ठा करना, समाजवादी आंदोलन को इकट्ठा करना। तो इस संदर्भ में आपका कैसे क्या अनुभव रहा ये समाजवादी पार्टी की स्थापना, और उससे आपका जुड़ाव कैसे रहा? देखो मान्य तिवारी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां तक मुलायम सिंह जी का संबंध ताल्लुक है, 68 से लेकर के जब आप एक अध्यापक हुआ करते थे और उनके राजनीतिक गुरु ने उनको राजनीति की तरफ उतारने का काम शुरू किया, तो उन्होंने 68 से लेकर के उससे पहले भी वो एक संघर्ष से निकले हुए नेता थे। वो उस जड़ को जानते थे, जो बीमार है उस जड़ का क्या इलाज किया जाए। माननीय मुलायम सिंह जी नीचे से लेकर के जो ऊपर तक आए हैं, वो एक ऐसा नहीं है कि वो किसी के बनाए हुए आगे या एकदम चढ़ करके उस पर आगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 77 में कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे माननीय मुलायम सिंह जी। कोऑपरेटिव अपने विभाग को उन्होंने वो आयाम देने का काम किया जो कोऑपरेटिव मर्त प्राय हो चुका था, खत्म हो चुका था। कोऑपरेटिव को फिर जिंदा करके उन्होंने संघर्ष करके कोऑपरेटिव को जिंदा करने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर करने का काम किया। और वो भी चौधरी चरण सिंह जी के सानिध्य में रह करके उन्होंने राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन मैं उन सारी चीजों से आगे जाकर के माननीय मुलायम सिंह के खिलाफ भी षड्यंत्र करने में लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। 89 का चुनाव देखो आपके सामने, और 89 के चुनाव के अंदर जिस जिस तरीके से षड्यंत्र किया गया और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने के जो आगे आगे लोग आए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक उन्हीं के गुरु का एक बेटा आकर के खड़ा हो गया मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे। मेरे जैसे लोगों ने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी कि मान्यवर आप सिर्फ कैबिनेट बनवा दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव मत करवाइए। मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए माननीय मुलायम सिंह जी ने जिस तरीके का संघर्ष किया, उनका एक चेहरा था उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुख्यमंत्री का, उस चेहरे के ऊपर 89 के अंदर लोग जीत करके आए, चाहे वीपी सिंह जी के लोग जीत करके आए हों, चाहे आपका अजीत सिंह जी के जीत करके आए या किसी उसके ऊपर जीत करके आए। लेकिन कुछ लोगों ने कसम खाई थी कि हम 89 के अंदर माननीय मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और जो हाउस के अंदर जहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था, मैं समझता हूं मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी वो चुनाव था जिस तरीके का वो चुनाव हुआ है। जितना घसमकस और जितना संघर्ष उस चुनाव के अंदर था,
जाहिर सी बात माननीय मुलायम सिंह जी ने टिकट भी अपने उस हिसाब से बांटने का काम किया था। माननीय वीपी सिंह जी ने भी उनका साथ देने का काम किया कि जो उनके 40 या जितने लोग जीत करके आए थे उन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी का साथ देने का काम किया। और अपने मंत्रिमंडल काल के अंदर उन्होंने जिस तरीके से छोटे आदमी को, छोटे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया, तो उनके अनुयायी उतने मजबूत होते चले गए। क्योंकि राजनीतिक आदमी जो नेता होता है, जब वो अपने कार्यकर्ताओं को पूछने का काम करता है, तो मेरा तो बड़ा खट्टा मीठा अनुभव माननीय मुलायम सिंह जी के साथ भी रहा है। अब ये सरकार टूटती है, 90 में माननीय चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया। माननीय चंद्रशेखर जी, मैं उस वक्त भी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था। माननीय चंद्रशेखर जी से मेरा बहुत लगाव 83 की पदयात्रा से हुआ था। जो भारत यात्रा पहली मर्तबा महात्मा गांधी की यात्रा के बाद अगर आजाद भारत में कोई बड़ी यात्रा हुई है तो माननीय चंद्रशेखर जी के नेतृत्व के अंदर हुई है। और उस यात्रा में मैं पहले दिन कन्याकुमारी से जब चलने का काम हुआ था, वहां से और आखिर तक उस यात्रा में साथ रहा हूं। बड़ा उनके नजदीक गया, उनके सानिध्य में जाने का भी काम किया। अब जब वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हमने सोचा कि भाई अब कोई ना कोई काम इस तरीके का लिया जाना चाहिए। तो माननीय चंद्रशेखर जी जब शपथ ग्रहण करने के बाद भौंडसी आश्रम में गए, तो भौंडसी आश्रम में जाने के बाद सब मेहमानों को विदा करने के बाद रात के 11 साढ़े 11 के करीब बजे थे। उन्होंने हमें बुलवा करके कहा, भाई ऐसा है, सरकार तो बहुत कम समय में चलेगी, टूट फूट होने वाली है इसमें भी, तो कुछ ऐसा काम बताओ जिसमें कर जाओ। तो मेरे दिमाग में एकदम तुरंत आया कि एक लड़ाई हम लड़ रहे थे घुमंतू गुजरों की, क्योंकि बिरादरी की तरफ भी जब पेड़ अपनी ओर गिरता है तो मैंने उनको कह दिया कि साहब आप हिमाचल प्रदेश और J&K के गुजर, जो घुमंतू गुजर है, उनको आप ST का दर्जा दे दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए वो आपको याद करते रहेंगे। क्योंकि उस वक्त पर ये पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं। तो माननीय चंद्रशेखर जी ने अपनी पहली मीटिंग के अंदर, पहले एजेंडे पर, पहले फर्स्ट जो उनका एजेंडा था, उस पर हिमाचल प्रदेश और J&K के घुमंतुओं को ST का दर्जा देने का काम कर दिया। उसके बाद ये जो है 91 का चुनाव आ जाता है। 91 के चुनाव के अंदर मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। मुझे 80 में, 84 में, 91 में चुनाव लड़ने का मौका मिला। उस चुनाव के बाद हमारा कार्यालय हुआ करता था बारादरी के सामने वाला, जो पुराना कांग्रेस का कार्यालय था। तब भी मैं जनरल सेक्रेटरी था, उसी में मैं रुकता भी वही था और मैं बैठता भी वही था उसी के अंदर। उसके बाद जो है फिर माननीय नेताजी का संदेश आता है। मेरे ख्याल में ये 1992 की बात है कि जब उनका संदेश आया कि भाई हम समाजवादी पार्टी बनाना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी में आपका क्या रहेगा। मैंने कहा मैं पूछ करके तब बताता हूँ आपको। मैंने माननीय चंद्रशेखर जी को फोन लगाया और फोन लगाने के बाद मैंने कहा साहब इस तरीके से माननीय मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी बनाना चाहते हैं और मेरी इच्छा है कि मैं उनके साथ जुड़ जाऊं। तो देखो कितनी बड़ी सोच के लोग थे। उन्होंने एक अक्षर भी गवाए ये नहीं कहा। उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं मुजाहिद, तुम पश्चिम से आते हो और पश्चिम में हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, लिहाजा आप माननीय मुलायम सिंह जी के साथ चले जाओ और माननीय मुलायम सिंह जी के साथ जुड़ने का काम करो राजनीति के अंदर। तो जो पहली मीटिंग हुई समाजवादी पार्टी की के प्रस्थापना की, उस मीटिंग में हुई है, फिर अगली मीटिंग हुई, फिर दूसरी मीटिंग हुई। तो होने के बाद जो ना फिर ये संविधान लिखा गया। संविधान लिखने के बाद एक पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ। तो उस वक्त पर हम 15-20 ही लोग थे जब समाजवादी पार्टी की स्थापना करने के वाले में थे। उसमें माननीय भगवती सिंह जी थे, माननीय रमाशंकर कौशिक जी थे और थे बहुत से तमाम लोग थे उसी के अंदर। माननीय कैप्टन अब्बास अली साहब थे, रियासत साहब थे। तो ये इस तरीके से सब लोग उसमें होकर के, उसके बाद 93 का चुनाव आ जाता है जो बसपा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का चुनाव था। उसमें भी मुझे मौका मिला चुनाव लड़ने का। सेकंड पोजीशन में रहा। चौधरी यशपाल सिंह जी बड़ा नाम था, बड़े नेता थे। एक बड़ा नेता जो हमारे साथ से उठ करके चला था 77 से MP बनने के बाद, जनाब रशीद मसूद साहब। तो रशीद मसूद साहब जब भी मैंने चुनाव लड़ा तो वो मेरे खिलाफ ही रहे हैं। कभी उनके साथ रह करके मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ा। वो हमेशा दूसरे लोगों को ही चुनाव लड़वाते रहे। 89 के चुनाव के अंदर मैंने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई अपने HR इंटर कॉलेज के अंदर। जॉर्ज फर्नांडीज को उसको मैंने मुख्य वक्ता के रूप में बुलवाया और सिर्फ वो थी इसलिए कि मैं अपनी जो भूमि जो था चुनाव की वो मजबूत करना चाहता था। लेकिन माननीय रशीद मसूद रामचंद्र दास जी ने
मेरे बीच में से निकाल करके एक आदमी को कांग्रेस से ला करके उसका अनाउंसमेंट कर दिया। वो भी चुनाव लड़ा था 84 में, मैं भी चुनाव लड़ा था 84 में। तो मैं पीछे हट गया। भाई दो बड़े नेताओं ने किसी को अनाउंस कर दिया, वो साहब 89 के अंदर चुनाव लड़ करके एमएलए बन गया। अगर मेरा अनाउंसमेंट हो जाता तो मैं एमएलए बन जाता। 77 में मुझे मौका मिल जाता तो मैं एमएलए बन जाता। शायद मैं पीछे नहीं हटने का काम करता। इतनी में मैं हमेशा उस परिस्थिति के अंदर चुनाव लड़ा हूं जब पार्टी कमजोर परिस्थितियों में थी, जब पार्टी को अपने वजूद का सवाल था। तो मुझे मौका जो मिला है पार्टी के उस समय में चुनाव लड़ने का मौका मिला। मैं उसके बाद 89 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय मुलायम सिंह जी ने मुझे फिर वन निगम थमाया। हमने कहा ठीक है आप वन निगम ही थमाइए मुझे, मैं वन निगम में से भी कुछ ना कुछ निकालूंगा। तो मैंने वन निगम का चेयरमैन होते हुए 1467 परिवारों को वनों में से निकाल के, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तब एक ही होता था, उत्तराखंड नहीं बना था। 1467 परिवारों को एक एकड़ जमीन, 600 वर्ग जमीन उनके रहने की उसी के बीच में, और उनकी कॉलोनी गैंडी खाते में बनाने का काम कर दिया। कभी आपको मौका लगेगा मैं आपको उसको दिखाने का काम करूंगा कितनी बेहतरीन चंडीगढ़ के बेस पर जो है वो कॉलोनी बनाने का काम किया। तो आदरणीय मुलायम सिंह जी ने उन दबे पिछड़े लोगों को उठाने में हमेशा साथ देने का काम किया, क्योंकि मेरे हाथ में तो सरकारी कर रही थी उस काम को। तो अच्छा मजार भाई, जी एक कहा जाता है कि समाजवादी लोग टूटते रहते हैं, परिवारवाद का इनके ऊपर आरोप लगता है, जबकि अगर हम देखें शुरुआती दिनों में भी तो खैर ठीक है, टूटना तो अलग की बात है। असली चीज है कि संघर्ष करते हैं, ये लड़ते रहते हैं और सामाजिक आंदोलनों में संघर्ष करते करते आपस में भी संघर्ष कर जाते हैं, वो तो खैर अलग की बात है। लेकिन एक चीज देखें कि चौधरी चरण सिंह भी जमीन से उठ करके वो आदमी संघर्ष करके और कांग्रेस के अंदर रह करके संघर्ष करते हुए आगे बढ़ के अपने दल पर सारे तमाम लोगों के प्रतिरोध के बावजूद उन्होंने अपना एक वजूद कायम किया और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। अब बात ठीक है कि अपना सदन का मुकाबला वो नहीं कर पाए, लेकिन एक संघर्षों से नीचे से कैसे कार्यकर्ता उठ के जाता है और वो संघर्ष करके और राजनीति में सर्वोच्च शिखर तक अपना स्थान बनाता है, इसके उदाहरण हमारे चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह अगर चाहते तो अपने बच्चे को अपने समय में ही स्थापित कर सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने देखा कि उनके लड़के में वह योग्यता नहीं है कि उनके दर्शन को, उनकी आंदोलन को, उनके वैचारिक को आगे बढ़ा सके। तो उनका कहीं न कहीं से उनकी दृष्टि में मुलायम सिंह यादव थे, और मुलायम सिंह यादव शायद इसी कारण था कि उन्होंने संघर्ष के बल पे सबको पछाड़ते हुए और तमाम इधर उधर होकर के जो उन्होंने एक समाजवादी पार्टी की स्थापना की, और तब से लेके आज तक देश के पैमाने पर अगर आप उठा करके देखें तो समाजवादी दर्शन के इर्द गिर्द समाजवादी शब्द का पिलर गाड़ के हैं, खूंटा गाड़ करके अगर कोई आदमी देश में खड़ा है तो वो समाजवादी पार्टी अपने मुलायम सिंह की विरासत आज की तारीख में अखिलेश यादव संभाल रहे हैं। लेकिन जिस मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि अगर ये राष्ट्रीय दृष्टि से देश के पैमाने पर सारे समाजवादियों को अगर ये इकट्ठा करें तो देश में भी एक विकल्प की राजनीति का मजबूत आधार खड़ा किया जा सकता है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में या समाजवादी आंदोलन के नेतृत्व में? आपने बहुत अच्छी बात कही है, और मैं इत्तेफाक से इसी बात पर आना चाह रहा था कि भाई आज पूरे देश के अंदर जरूरत है कि तमाम समाजवादी इकट्ठा होकर के इस देश के को बचाने का एक संघर्ष, संविधान को बचाने का एक संघर्ष हम लोगों को लड़ना चाहिए। और माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी के अंदर वो ऊर्जा है, नौजवान है, कि अगर वो इसकी पहल करेगा तो एक बहुत बड़ी चीज बन करके पूरे देश के अंदर एक खड़ी हो सकती है। इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। जहां तक चौधरी चरण सिंह जी का सवाल है, चौधरी चरण सिंह जी भी उसी संघर्ष से निकल करके किसान, खेत और खलियान से होते 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 और देश के प्रधानमंत्री तक भी चले गए। वो हालात और जो भी कुछ है वो तो अलग बात है कि किस तरीके का लोगों ने सलूक किया और कैसे लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। उस वक्त के जो लोग थे चौधरी साहब के टाइम के, वो लोग ईमानदार हुआ करते थे, वो डेडिकेटेड थे अपने काम के, वो संघर्षशील थे। लेकिन आज के समाजवादियों में और कल के समाजवादियों में काफी जमीनों आसमान का अंतर है, ये आप भी जानते हैं। आज हर आदमी, मैं एक किस्सा आपको सुना करके आगे बढ़ने का काम करूंगा। 80 की बात है,
तो मैं दिमाग से बहुत ज्यादा वो हो गया, मैंने कहा था मैं राजनीति छोड़ रहा हूं और मैं तो नौकरी करूंगा चल करके, ये अपनी वकालत करूंगा। तो माने राजनारायण जी ने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, अपना परिवार भी पालना चाहिए, अपने बच्चों का भी देखना चाहिए आदमी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, जिस दरीपे से उठ करके आप जाएंगे, जो कोना आपकी बैठने की जगह खाली होगी, इस कोने पर कोई अच्छा वैचारिक व्यक्ति नहीं बैठेगा। इस कोने पर बैठेगा कोई माफिया, बैठेगा कोई भूमाफिया बैठेगा। अगर आप ये जगह खाली करके जाओगे, तुम ये समझ रहे कोई वैचारिक आदमी आकर के उसके पास बैठ जाएगा कि जो देश के बारे में सोचने का, जिसका कोई चिंतन होगा, देश पर चिंतन करने वाला होगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई आदमी अब आगे नहीं आने वाला। अब तो जो भी आदमी आएगा, यूनिवर्सिटी से नहीं निकलेंगे अब राजनीतिक लोग, और यूनिवर्सिटियों से भी निकलेंगे तो वो भूमाफिया निकलेंगे, वो भूमि की कहीं ना कहीं दलाली करते हुए लोग मिलेंगे। और यही मैं बेबाक तरीके से मैं खुल करके एक बात को कहना चाहता हूं कि आज राजनीति के अंदर जो प्रतिष्ठापित है, आज राजनीति के अंदर बड़े बड़े पदों के ऊपर जो आदमी बैठे हुए हैं, चाहे वो पार्टी कोई भी पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं उनके धंधे काले धंधे हैं, और उन काले धंधों से ही वो पैसा कमा करके आज राजनीति के अंदर पैसे का ही बोलबाला और चलन है। माननीय अखिलेश यादव जी आज वो युवा शक्ति है कि जो उस पृष्ठभूमि से निकल के, संघर्ष की पृष्ठभूमि से निकल करके आए हैं, कि वो अगर चाहे युवा होते हुए तमाम देश के समाजवादियों को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन माफ करना, मुझे समाजवादियों में एक सबसे बड़ी ऐंठ भी है। समाजवादी जो है वो किसी के भी सानिध्य में ये बर्दाश्त नहीं करते कि मैं कुर्सी पर जो आदमी बैठा हुआ है उस कुर्सी वाले व्यक्ति के ही नेतृत्व को स्वीकार कर लूं। वो कहते हैं मैं सीनियर हूं, वो कहता है मैं सीनियर हूं। आप पूरी लाइन लगा करके देखिए, जितने लोग आज देश के अंदर पुराने समाजवादी है, वो पुराने समाजवादी कहां कहां पर भटकने का काम कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी इन सबको इकट्ठा करके कम से कम एक सम्मेलन बुला करके इन सबकी बात सुनने, और सबकी बात सुनने के बाद एक नया रास्ता निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। एक नई युवा शक्ति बन सकती है, एक नई शक्ति बन सकती है, एक नई ऊर्जा बन सकती है, और वो काम करना होगा। वो काम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर करना होगा कि अगर देश को बचाना, संविधान को बचाना, देश के लोगों को बचाना। आज हालात बहुत गंभीर हैं। पहले चर्चा कर रहे थे कि लोग जो है जितना आगे आगे बढ़ने का काम हो रहा है, लोग उतने उतने जो है एजुकेशन होते हुए भी, पहले तो एजुकेशन नहीं थी, नेताओं का मानना कहना मान लेते थे। आज तो सबके पास एजुकेशन है, और वो एजुकेशन का फायदा उठाने के लिए बाद लोग फायदा नहीं उठा रहे, बल्कि उसे। जी जी मजाहिर भाई, ये समय बहुत कम बचा है। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और आज की समाजवादी पार्टी में थोड़ा सा अंतर जो सामने दिखाई पड़ता है। मुलायम सिंह यादव थे तो उस समय कांग्रेस के विरोध की हवा चल रही थी, तो कांग्रेस के विरोध में वो सबको समाहित करते थे, सबको जोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी दृष्टि स्पष्ट थी कि हमारे साथ कौन अस्थायी रूप से खड़ा हो सकता है। और उसमें उन्होंने महसूस किया कि कम्युनिस्ट पार्टियां ऐसी हैं जो हमारे साथ मजबूती से खड़ी हो सकती हैं और अस्थायी रूप से खड़ी रहेंगी। और शायद यही कारण था कि समाजवादी मैंने उनको मजबूती प्रदान करने में, उनको स्थापित करने में कम्युनिस्ट पार्टी, और खास करके मैं जिक्र करूंगा उस समय के राज्य सचिव हुआ करते थे सरजू पांडे जी, बड़े प्रोमिनेंट नेता थे अपने गाजीपुर के, उन्होंने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन आज की तारीख में अगर हम उठा करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं से वो डेविएशन आया है क्या समाजवादी पार्टी में भी। अभी आज फैसला आया है, जियाउल हक एक एसपी हुआ करते थे प्रतापगढ़ में, उनकी हत्या की गई। 11 लोगों को नामजद किया गया था, 11 लोगों को उसमें नामजद किया गया था, और उस नामजद में राजा भैया भी थे, गुलशन यादव भी थे, और सब लोग थे। आज उसमें सबको सजा हुई है। तो क्या समाजवादी पार्टी की दृष्टि ऐसी लोग नहीं जाती है कि जो हमारे साथियों की बहुत ईमानदार अफसर था, आप जानते हो कि जियाउल हक थे, अपने मऊ के ही थे, और उनकी हत्या की गई थी, घेर की हत्या की गई थी वहाँ उसमें, और आज गुलशन यादव समेत तमाम लोगों को उसमें सजा हो गई है। आज सजा हुई है, लेकिन सजा तो आज हुई है, लेकिन राजनीति पार्टी का तो यह भी काम होता है कि हम जिस किसी साथी को अपने साथ लाते हैं, तो और जो समाजवादी दर्शन के लोगों को, तो उसमें खाली उसके पैसे के बल पे, उसके बाहुबल के बल पे ही हम उसको वरीयता न दें,
गुलशन यादव को भी पिछली बार हम लोगों ने उठा करके नेता बना दिया था और प्रतापगढ़ में उन्होंने चूंकि अच्छी फाइट भी दी। तो क्या आज की तारीख में क्या फिर वो मुलायम सिंह यादव का जो उनकी सैद्धांतिकी थी, जो उनके लड़ने का तरीका हुआ करता था, क्या उसको आज की तारीख में अगर हम उसको स्वीकार करके चलें तो हम राष्ट्रीय क्षितिज पर समाजवादी पार्टी को हम एक राष्ट्रीय स्तर पर हम स्थापित कर सकते हैं। और आज की तारीख में जब हम कांग्रेस के एक तरीके से मुखापेक्षी जैसे हो गए हैं और वामपंथी दल जो वाकई हमारे साथ अस्थायी रूप से रह सकता है, हम उसको हाशिए पर रख करके चल रहे हैं, आखिर इसके पीछे कारण आप क्या देखते हैं? हाँ बिल्कुल, आप तिवारी जी आपने बहुत अच्छी बात कही है। लोगों माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी में जमीन आसमान का फर्क है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी कभी सिक्योरिटी से नहीं गिरे थे। मैं और कार्यकर्ताओं का उनके यहाँ क्या रुतबा था, मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। एक बसपा के बहुत बड़े नेता की कुर्की हो रही थी किसी मुकदमे के सिलसिले में, सरकार माननीय मुलायम सिंह यादव जी की थी। मेरे पास एक फोन आता है दिल्ली से, मेरे बहुत पुराने, मैं मामू कहता था उनको कांदले के रहने वाले थे, सरदार अली साहब, जो MRTP के चेयरमैन भी रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे। उन्होंने मुझसे फोन किया कि मज़ाहिर तुम किस पार्टी के अंदर हो? मैंने कहा मैं समाजवादी पार्टी के अंदर हूं। कि समाजवादी पार्टी के अंदर अमुक व्यक्ति की कुर्की हो रही, उसका सामान तोड़ा जा रहा है, तुम कैसे समाजवादी हो कि सब साहब उसकी जो है उसको बचा भी नहीं पा रहे हो? तो मेरे दिमाग में एकदम, क्योंकि मैं भी दूसरे मिजाज का आदमी रहा हूं, मैं तुरंत ही हाउस के अंदर माने नेताजी के पास जाता हूं। नेताजी ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, कुछ काम कर रहे थे। मैंने जाते ही नेताजी के टेबल के ऊपर हाथ रख करके उनका कलम रुकवा करके कहा, माने नेताजी एक व्यक्ति की कुर्की हो रही है, उसके साथ जुल्म और जासूसी हो रही है। उन्होंने कहा, नेताजी ने कहा नहीं, उन्होंने कुछ किया होगा, गलत काम किया होगा, इसलिए कुर्की हो रही है, तुम क्यों हस्तक्षेप करते हो इसके अंदर, तुम्हारा क्या मतलब है? तो मैंने कहा था मेरे एक रिश्ते का मामू ने मुझे फोन किया है, उन्होंने, वो झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा था उसके साथ जासूसी हो रही है। तो नेताजी ने मुझसे बड़ी कड़े शब्दों में जो सख्ती के साथ कहा कि मज़ाहिर तुम इन सारी चीजों के अंदर टांग मत अड़ाए। अजी मैंने कहा नेताजी पहले कुर्की रुकवाइए, उसके बाद बात करते हैं। तो माने नेताजी ने तुरंत ही वहां के सर्किल ऑफिसर को फोन लगाया, SSP को डिस्ट्रिक्ट के, और कहा भाई ये कुर्की कौन कर रहा है, अधिकारी कौन है जो कुर्की कर रहा है? बताया उन्होंने, साहब फला आदमी का, उसका कुर्की का तुरंत रुकवाओ और जो सामान उन्होंने उतारा है उसको ऊपर रखवाओ। तो पहले कार्यकर्ताओं की ये सुनी जाती थी और कार्यकर्ता खुल करके अपनी बात कहता था, माननीय नेताजी उसकी बात सुनते थे, डांटते भी थे, डपटते भी थे, फटकार भी लगाते थे, लेकिन उसके बाद वो उस पर कार्रवाई भी करते थे। और आज की समाजवादी पार्टी का मैं बेबाक तरीके से एक बात कहना चाहता हूं, मैं ठीक है उसका सेक्रेटरी भी हूं समाजवादी पार्टी का, लेकिन हमें आज नेताजी से मिलने के लाले पड़े हुए हैं कि हम नेताजी से किस तरीके से भेंट करेंगे। आज सिक्योरिटी ने चारों तरफ से इस तरह के घेर करके रखती है, जबकि कार्यकर्ताओं से मिलने में कोई खतरा नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ताओं से तो बिल्कुल एकदम खुली कुर्सी पर बैठ करके कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए। और दफ्तर के अंदर जिस तरीके से सिक्योरिटी ने घेर लिया है, कुछ 900 लड़के, कुछ भूमाफिया, मैं खुल करके बता रहा हूं, कुछ 900 लड़के, कुछ भूमाफिया मोबाइल फोन लेकर के जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, सिक्योरिटी उनको नहीं रोक रही है। हमारे जैसा आदमी अपना टेलीफोन गाड़ी में रख करके जाता है, जबकि हमारे टेलीफोन से तो खतरा होना नहीं चाहिए। खतरा होना चाहिए तो नौसिखिए लड़कों से होना चाहिए कि जो पार्टी की अंदरूनी गतिविधियों को भी बाहर भेजने का काम करते हैं। और इस देश के अंदर एक RSS एक ऐसी संस्था है, माननीय तिवारी जी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कि उसने हर पार्टी के अंदर घुसपैठ कर ली है, अपने लोगों को बिठा दिया है, कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंशियल बात